चलिए दोस्तों, आज हमारे राजस्थान की मिट्टियां पढ़ेंगे, जिसमें दोस्तों राजस्थान की मृदा कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी पाई जाती है। थोड़ी सी क्लास फास्ट रहेगी और सभी का अभिनंदन। एप्लीकेशन वाली क्लास के अंदर दोस्तों हमारी पीएसपी क्लासेस की एप्लीकेशन है, उस पर हमारा कोर्स चल रहा है और उसमें काफी दोस्तों हमने राजस्थान ज्योग्राफी के 3 to 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं और आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की मृदा। इनके बारे में कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, उसमें कौन सी वनस्पति है, कौन सी फसलें दोस्तों उसके लिए महत्वपूर्ण है, इसकी सारी डिस्कशन करने वाले हैं। और साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहना और एप्लीकेशन पर जो नोट्स है उनका प्रिंट आउट ले लेते हो दोस्तों, बहुत बढ़िया है। अगर हाथ से बनाई नोट्स तो और ही शानदार। अगर आप चाहते हो कि सर हम नहीं लिख सकते, हमें थोड़ी सी क्लास फास्ट देखनी है, सिलेबस फास्ट करना है, तो आप नोट्स का प्रिंट आउट लेकर फिर इस क्लास को 2x करके देख लो, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले मृदा शब्द यानी मृदा शब्द दोस्तों कहां से आता है? लैटिन भाषा के सोलम शब्द से बना है। किससे? सोलम शब्द है उससे बना है। एक बार दोस्तों इसमें कलर चेंज कर देता हूं। सोलम शब्द जिसका अर्थ होता है फरस दोस्तों। और मिट्टी का अध्ययन करने का विज्ञान में क्या कहता जाता है? पेडोलॉजी दोस्तों। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। ये प्रश्न पूछा गया है कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। ये अध्ययन करता है दोस्तों, ये अध्ययन करता कौन है? पेडोलॉजी। और आपके मृदा शब्द किस भाषा का है? आपके लैटिन भाषा के सोलम से बना है। मृदा का वर्गीकरण, सर्वप्रथम मृदा का वर्गीकरण किस आधार पर है? वैज्ञानिक वर्गीकरण, भौगोलिक वर्गीकरण, कृषि विभाग का वर्गीकरण दोस्तों, यानी इन विभागों के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। वैज्ञानिक आधार पर नवीन वर्गीकरण है दोस्तों, जिसमें अमेरिका के वैज्ञानिकों के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को 5 भागों में बांटा था। एक एंटीसोल, या आपका अब राजस्थान का मैप आपने भरना सीख लिया है क्या? अगर नहीं सीखा है दोस्तों तो अभी सीख लो। एप्लीकेशन पर आपकी क्लास आपको मिल जाएगी, आपकी मैप वाली क्लास, उसके अंदर जाके देखो, ताकि आपको हर चीज दोस्तों याद होनी चाहिए। आप देख रहे हो जिस क्लास में राजस्थान जियोग्राफी फोल्डर के अंदर मैंने मैप भरना सिखाया है, उस मैप को पूरा भरना सीखो, ताकि आपको अभी इनमें जिले याद ना करना पड़े। अब एंटीसोल का क्षेत्र आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ये क्षेत्र आ जाएगा। इस क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं आपको पता होना चाहिए। एरिडोसोल ये क्षेत्र आ जाएगा। इंसेप्टिसोल में ये आपका, एल्पिसोल या वर्टिसोल में ये, एल्फिसोल में ये आपका, एल्फिसोल में ये, वर्टिसोल में ये आपको क्षेत्र आ जाता है। बस ये आपको ऑटोमेटिक याद होना चाहिए। अब ये क्षेत्र कौन सा है, ये क्षेत्र कौन सा है, तो मैप आपने भर रखा है तभी याद होगा। एंटीसोल राजस्थान के पश्चिमी भाग में, अब पश्चिमी भाग ऑटोमेटिक याद होना चाहिए। राजस्थान के आप इनमें जैसलमेर आ जाता है, बाड़मेर आ जाता है, बीकानेर आ जाता है, गंगानगर आ जाता है, हनुमानगढ़ आ जाता है, चूरू भी आ जाता है। बस राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है ये, यानी सॉरी एंटीसोल है ना, ये सर्वाधिक दोस्तों भाग में राजस्थान में सर्वाधिक विस्तार इसी का ही है। एरिडोसोल, अब दूसरे एरिडोसोल, एंटीसोल हमने पढ़ ली दोस्तों, ये क्षेत्र आ जाता है इसमें। अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। अर्धशुष्क में कौन कौन से जिले आते हैं याद है क्या दोस्तों? जो अरावली के आपका शुष्क हो और आपकी अरावली के मध्य वाला क्षेत्र, जिसमें जोधपुर, पाली, जालोर, सांचौर, कारदो, नागौर, शेखावाटी क्षेत्र दोस्तों। इस मृदा का उपकरण दोस्तों ऑर्थिड होता है, जिसके अंतर्गत केम्बो ऑर्थिड्स, कैल्सी ऑर्थिड्स और सेलो ऑर्थिड्स राजस्थान में पाए जाते हैं दोस्तों। ये आपके इनके मृदा के बारे में दोस्तों। इंसेप्टिसोल उपादर जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। अब उपादर मैंने दोस्तों राजस्थान की जो पड़ी थी जलवायु वो याद होनी चाहिए। वो जलवायु उपादर में कहां पर थी? जहां पर आपके सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़ जिले आते हैं। और दोस्तों मृदा का उपकरण है अपने उष्णकटिबंधीय दोस्तों। इसमें एलपी सोल जो जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, ये आपकी कौन सी जाएगी? एलपी सोल्स दोस्तों, ये आपका क्षेत्र आदर जलवायु प्रदेश, अलवर वाला, खेरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर, डी, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, जयपुर, दौसा, ये क्षेत्र आ जाएगा। और इसका मृदा का उपकरण हो जाएगा हेप्लुस्टाप्लप्स दोस्तों, नाम ही नहीं आ रहा ना, हेप्लुस्टाप्लप्स दोस्तों आपका। वर्टिसोल काली मिट्टी दोस्तों इसे कहते हैं वर्टिसोल दोस्तों, ये आपका क्षेत्र हड़ौती वाला क्षेत्र आ जाता है। हड़ौती में कौन कौन से? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग हड़ौती पठार में अति आदर व अति आदर जलवायु प्रदेश में, जिसमें ये आपके जिले आ जाते हैं दोस्तों। साथ में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, साथ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला क्षेत्र ही मृदा का उपकरण है दोस्तों फेल्यूस्ट्रस और क्रोमस्ट्रस दोस्तों। ये तो था दोस्तों आपका किस आधार पर दोस्तों? आपका वैज्ञानिक वर्गीकरण दोस्तों, वैज्ञानिक वर्गीकरण। दूसरा हम पढ़ रहे हैं भौगोलिक वर्गीकरण। अगला भौगोलिक आधार पर दोस्तों राजस्थान में रेतीली मिट्टी, लाल, लोमी, मिश्रित काली, भूरी रेतीली, पीले
भूरी, लाल, पीली, काली मिट्टी, कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले रेतीली बलुई मिट्टी दोस्तों कहां पर पाई जाती है? ये आपका मरुस्थल है। इसमें कौन सी है? रेतीली बलुई मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। राजस्थान के पश्चिम भाग में दोस्तों रेतीली बलुई मिट्टी का विस्तार है। जो कौन सा? पश्चिमी भाग। राज्य में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? रेतीली बलुई मिट्टी। लगभग 2/3 भाग पर दोस्तों ये आपकी। थार मरुस्थल में ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है दोस्तों। किसे? ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। और कैल्शियम फॉस्फेट की अधिकता व नाइट्रोजन की कमी है दोस्तों। इसमें क्या है? नाइट्रोजन तो कम है और कैल्शियम फॉस्फेट है दोस्तों वह है अधिक दोस्तों। इस कारण क्या है? मिट्टी क्या अनुपजाऊ अधिक है। मोटे कण वाली मिट्टी में जो पहले नदियों द्वारा लाई गई है उसे अब अनउपजाऊ है दोस्तों। यानी पहले दोस्तों मिट्टी लाई गई थी नदियों के द्वारा मोटे कण वाली, वो दोस्तों क्या है? अनउपजाऊ। ये आपके जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू। और रेतीली मिट्टी भी दोस्तों 3 प्रकार है। अब रेतीली मिट्टी है, इसके भी 3 प्रकार है। एक लाल रेतीली जो जोधपुर, पाली, जालौर दोस्तों इन जिलों में। अब ये जिले याद मत करना इसमें। इसमें क्या करना है? पानी हो तो ये मिट्टी कृषि के लिए बढ़िया है, और पानी नहीं हो दोस्तों तो आपके लिए ये मिट्टी बढ़िया नहीं है, यानी फसल नहीं होती इनमें। एक होती है खारी मिट्टी। अब खारी मिट्टी ऑटोमेटिक समझ जाओ, नागौर वाला क्षेत्र, बाड़मेर वाला क्षेत्र, ये आपकी खारी मिट्टी है। लवण होते हैं इसमें, यानी खेती नहीं कर सकते इसमें। पीली भूरी रेतीली मिट्टी नागौर, पाली जिले में दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगी। अगली है भूरी रेतीली बलुई मिट्टी, जिसे सिरोजम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके दोस्तों भूरी रेतीली बलुई मिट्टी नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर में। और इसमें नाइट्रोजन क्या होगी? कमी। और उर्वरता शक्ति में कमी होती है दोस्तों। इसके कारण ये नाइट्रोजन कम है दोस्तों, तो किसकी कमी होगी? उर्वरक जो शक्ति है दोस्तों उसमें कमी होगी। और इसे धूसर मरुस्थलीय मिट्टी भी कहा जाता है। अगली है भूरी मिट्टी। जो भूरी मिट्टी बनास बेसिन में पाई जाती है, जो भीलवाड़ा वाला क्षेत्र, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और केकड़ी जिले में दोस्तों देखने को मिलती है। लाल पीली मिट्टी दोस्तों, ये देखो लाल आपको फोटो के अंदर ही दिखाई दे रही है, लाल या पीली मिट्टी या पूर्वी भाग में। इसका लाल रंग लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। यह प्रश्न पूछा गया है कि लाल पीली मिट्टी के अंदर लाल जो रंग है वो किसके कारण होता है? लाल ऑक्साइड के कारण, यानी लोह ऑक्साइड के कारण। लेकिन जल में दोस्तों ये पीली दिखाई देती है। अगर जल में इसको जल मिलाया जाए इस मिट्टी के साथ, या जल हो तो इसके साथ मिट्टी दोस्तों किस प्रकार की दिखेगी? पीली। इसलिए दोस्तों इसी मिट्टी को दोस्तों कहते हैं लाल पीली मृदा। उपजाऊ तत्वों की बात करें, नाइट्रोजन और कैल्शियम की क्या होती है? कमी। निर्माण ग्रेनाइट, नीच ग्रेनाइट हो गया, नीच या शिष्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। और यह सर्वाधिक दोस्तों मूंगफली के लिए उपयोगी है। सीटे में आपके पूछा गया प्रश्न है कि मूंगफली के लिए उपयोगी मृदा कौन सी है? तो लाल पीली मिट्टी मृदा सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर में पाई जाती है। जलोढ़ या दोमट या कच्छारी मृदा, यह आपकी जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों। इसकी प्रमुख विशेषता की बात करें, मिट्टी का रंग होता है लाल व भूरा, उसका होता है लाल और पीले। और जलोढ़ या दोमट कच्छारी मिट्टी की बात करें तो भूरा व लाल। नदियों द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी को दोस्तों जलोढ़ मृदा कहा जाता है या कच्छारी मिट्टी। यानी पानी आया नदियों के द्वारा, नदियों के साथ दोस्तों जो पानी आ रहा है उसके साथ आएगी मृदा, और मृदा का जमा हो जाएगा धीरे धीरे दोस्तों, वो आपकी जलोढ़ मृदा। सर्वाधिक दोस्तों उपजाऊ मिट्टी होती है ये। नाइट्रोजन की अधिकता होती है इसमें, और चूने और फॉस्फोरस ह्यूमस की क्या होती है? कमी। और ये 76 दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। अनोपढ़ इसमें काट देना दोस्तों, ठीक है। काली व मध्यम काली रेगुर मृदा हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में ज्वालामुखी निर्मित बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से बनी है। और कपास के लिए क्या उपयोगी? गीली होने पर फूल जाती है और स्वतः ही जुताई वाली मिट्टी कहती है। यानी दोस्तों इसमें पानी जैसे लगाते हैं इसमें दोस्तों, पानी जब दोस्तों इस मिट्टी के अंदर जाता है दोस्तों वो ऑटोमेटिक दोस्तों जमीन फूल जाती है। और ये ऐसा लगता है दोस्तों ऑटोमेटिक दोस्तों इसमें के अंदर जुताई हो चुकी है, इसलिए दोस्तों इसे कहते हैं स्वचालित दोस्तों जुताई वाली मृदा। लाल काली मिट्टी चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला यह क्षेत्र देखो। लवणीय मृदा उसे उसर मृदा, कलर या रहे या अल्काइन भी कहते हैं। बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर और जालोर दोस्तों, सांचौर का जिला दोस्तों पुरानी ऐड कर रखी है इसमें। पर्वतीय लिथोसोल्स मिट्टी अरावली पर्वतमाला में इसका विस्तार है।
जो क्लास दे रहा हूँ ना, इनमें जो भी स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं दोस्तों, तो उनमें जो आपके प्रिंट फॉर्मेट नोट्स में मिलते हैं ना, उसमें आपकी थोड़ी बहुत चेंज वगैरह करने हैं, वो साथ में कर लेना बेटा, ठीक है ना। ये नोट्स हमारे द्वारा पहले बना लिए गए, लेकिन इसको अपडेट मैं साथ साथ करवा रहा हूँ, ठीक है ना, इसकी चिंता मत करिएगा। लाल लोमी लेटेराइट मृदा, लौह तत्वों की अधिकता के कारण रंग दोस्तों लाल होता है। इसका निर्माण ग्रेनाइट नीच क्वार्ट्ज चट्टानों से इसका होता है। दक्षिणी राजस्थान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में देखने को ये मिलती है दोस्तों। इसका सर्वाधिक विस्तार इनमें यहां पर है। मिट्टी बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है। अब कृषि विभाग का वर्गीकरण दोस्तों पढ़ेंगे आज। कृषि विभाग ने साई रोजक्स मृदा, गंगानगर जिला, रेवरीना, गंगानगर, मरुस्थलीय मृदा आपकी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, शेखावाटी, जिप्सी फेरस, बीकानेर, ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा, पाली, नागौर, अजमेर, जालोर, सिरोही। नॉन कैल्शियल ब्राउन मृदा जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, नागौर, अजमेर। और पीली भूरी मृदा टोंक, सवाई माधोपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में आपको देखने को मिलती है दोस्तों। यह आपका जलवायु का है, कृषि विभाग के द्वारा इनका वर्गीकरण। और एक है नवीन भूरी मृदा, जो भीलवाड़ा, अजमेर, पर्वतीय मृदा उदयपुर, कोटा, लाल लोम डूंगरपुर, बांसवाड़ा, काली मध्यम मृदा कोटा, बूंदी, झालावाड़, कैल्सी ब्राउन मरुस्थलीय मृदा जैसलमेर, बीकानेर, मरुस्थल व बालुका स्तूप बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर। अब दोस्तों ये होता है मृदा का पूरा जो आपके इंपोर्टेड पर्सन बनते हैं वो, ठीक है ना। इनको रट लेना दोस्तों। इनके अलावा पर्सन बन जाए तो मुझे कह देना कि सर ये पर्सन सिलेबस से बाहर आए हैं, ठीक है। पूरा कोर्स की फीस है ना आपकी रिफंड मिल जाएगी। एक भी पर्सन इस क्लास से बाहर आ जाएगा जो आपको क्लास से प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है ना। चिंता मत करिएगा, हर चीज दोस्तों प्रोवाइड है। जितना आपने कोर्स का पेमेंट किया है उतना रिफंड है आपको। अगर मुझे इससे दोस्तों, मैं लगभग दोस्तों इस कोर्स से लगभग आपके 90% सिलेबस का कवर करने का प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास तो 100% है, लेकिन मैं 90% का वादा करता हूं आपसे। कुछ कहते हैं ना सर इतनी छोटी क्लासें दे रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग वाले इतनी बड़ी क्लासें देते हैं। नहीं बेटा, शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ो बस। पढ़ो इतना, वो उतना याद होना चाहिए। इनसे प्रश्न बन गए और आप गलत करके आ जाए दोस्तों, तो उसमें मेरी थोड़ी गलती, गलती आपकी है। चलिए, एक होती है मृदा अपर्दन, मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। मृदा अपर्दन दोस्तों समझ गए ना, यानी पानी के साथ जाना, हवा के साथ जाना। ज्यादातर मृदा अपर्दन पानी के द्वारा ही होता है, अर्थात स्थानांतरण मिट्टी में ही अपर्दन कहलाती है दोस्तों। यानी स्थानांतरण मिट्टी ही अपर्दन कहलाती है। मिट्टी अपर्दन को रेंगती मृत्यु, कृषि का क्षय रोग भी कहा जाता है। धीरे धीरे दोस्तों क्या हो जाते हैं, कृषि के लिए वो अनुपजाऊ और कृषि के लिए योग्य मृदा नहीं रहती दोस्तों। मिट्टी का अपर्दन इस प्रकार हो रहा है, या आंधियों के माध्यम से या पानी के माध्यम से। राजस्थान में दो प्रकार का मृदा अपर्दन होता है, एक वायु अपर्दन और एक जल अपर्दन। वायु दोस्तों हवा के माध्यम से, और ये दोस्तों आपका किसके माध्यम से, जल अपर्दन। जल ये अपर्दन हो जाएगा। ये वायु अपर्दन की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र दोस्तों, वायु से मिट्टी के कण एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, इसे वायु अपर्दन कहते हैं। क्षैतिज परत अपर्दन कहलाते हैं दोस्तों। ये राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपर्दन वाला जैसलमेर है और न्यूनतम अपर्दन वाला धौलपुर। जहां पर कम हवाई चलेगी तो ऑटोमेटिक अपर्दन कम होगा। ये आपकी हवाई आ गई, इसके साथ दोस्तों ये आपके मिट्टी के दोस्तों कण उड़ेंगे, इसके साथ दोस्तों हवा के साथ मिल जाएंगे और आगे चले जाएंगे। ये मिट्टी का अपर्दन है। धीरे धीरे दोस्तों क्या होगा, सर्वाधिक प्रभाव क्षेत्र है इसका राजस्थान में। अगला है जल अपर्दन, जल भाव के साथ मिट्टी का अपर्दन। सर्वाधिक प्रभावी क्षेत्र चंबल का प्रदेश दोस्तों, हमने पढ़ा था भौतिक प्रदेश में चंबल बेसिन क्षेत्र दोस्तों कौन सा है, सर्वाधिक चंबल प्रदेश प्रभावित है मिट्टी अपर्दन से। और संपूर्ण हाड़ौती का पठार जल अपर्दन से प्रभावित है। हाड़ौती प्रदेश में दोस्तों प्रमुख नदी चंबल है और सर्वाधिक जल अपर्दन वाला जिला कोटा हो जाएगा। अब देखो ये नदी है, इसके साथ कितनी धूल आ रही है, ये अपर्दन होके तो आ रही है, यानी ये मिट्टी यहाँ पर हो जाएगी, कुछ आगे चली जाएगी। पीछे तो मिट्टी जहां पर फसलें हो रही है वहां पर तो सुबह क्या हो जाएगी, फसल योग्य थोड़ी रहेगी मिट्टी, फिर वहां पर अपने कृषि भी नहीं कर पाएंगे वहां पर। लंबवत अवनालिका अपर्दन, जल का तेज बहाव मिट्टी को काट कर दूसरे स्थान पर ले जाना। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन की बात करें वह नदी है चंबल दोस्तों, आपकी कौन सी, चंबल नदी। सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाला जिला है कोटा।
चादरीय प्रदन क्या होता है? पहाड़ियों की मिट्टी वर्षा जल के साथ बह जाती है दोस्तों। ये आपके पहाड़ी सतह है, यहाँ पर जो मृदा है दोस्तों, ये आपकी जल के साथ बहकर आगे चली जाती है, वो कहलाती है चादरीय प्रदन। सर्वाधिक चादरीय प्रदन है सिरोही जिले में दोस्तों, यानी पहाड़ी क्षेत्र का दोस्तों। अब इस प्रकार की दोस्तों रोडें बंद हो जाती है, कई बार रोड होती है ना जो पहाड़ों बीच में, और सर्वाधिक वर्षा होती है, इसके साथ दोस्तों नदियों के जो या वर्षा का जो जल बहता है दोस्तों, उसके साथ क्या हो जाता है, मिट्टी चली जाती है, पहाड़ जो पत्थर होते हैं वो आके रोड पर जमा हो जाते हैं, वो होता है चादरीय प्रदन। फोटो के माध्यम से देख लो। मृदा अपरदन के कारण एक तो होता है वनोन्मूलन दोस्तों, मैंने पिछले दिनों में काफी चर्चा की थी। वनों का काटने का कार्य सरकार करती है, जनता नहीं करती। फिर भी दोस्तों सरकार कहती है वृक्ष लगाओ, हम तो लगा लेंगे, आप काट क्यों रहे हो? वनों के कटाव से मृदा अपरदन, जूमिंग कृषि, पहाड़ी डालों में वनों को काटकर खेती करना दोस्तों, इस पर प्रतिबंध लगा दिया सरकार ने तो, कि पहाड़ों खेती पर नहीं करो। तो आप क्यों कर रहे हो फिर पहाड़ों को, जो आप काट रहे हो जो वृक्ष है दोस्तों, आपके तो प्रोजेक्ट है, उनको तो लगाने का प्रयास कर रहे हो, और हमारे दोस्तों हम करते हैं वो गलत है ना। अत्यधिक पशुचारण, कहते हैं कि पशु चराते हैं, वो भी पशु आपका क्या है, सर्वाधिक अपरदन। पशु चराया गया भूमि की वनस्पति को अंतिम बिंदु तक समाप्त करना दोस्तों, क्योंकि ये कैसे प्रभावित होता है दोस्तों, छोटी छोटी घास होती है, उनको क्या हो जाती है, पशुचारण उनको पूरा खा जाते हैं, तो वहां से दोस्तों मिट्टी निकलने से स्टार्ट हो जाती है, तो वो सर्वाधिक दोस्तों अपर्दन होता है यहाँ पर। अत्यधिक पशुचारण से दोस्तों कौन सा अपर्दन होता है, सर्वाधिक वायु अपर्दन। सही फसल चक्कर, समांतर जुताई न करना और गलत बुआई करना, अत्यधिक सिंचाई और बाढ़ भी दोस्तों मृदा अपर्दन का महत्वपूर्ण कारण है। मृदा संरक्षण, मृदा अपर्दन के रोकने के उपाय, पेड़ों की कटाई रोकी जाए, पेड़ों की श्रृंखला बनाकर बालू के टीलों का प्रसार को रोका जाए, फसल चक्कर, फसलों का हेर फेर अपनाना, जल की गति कम करने के लिए मेड़बंदी करना, मृदा के रासायनिक खाद व कीटनाशक दवाइयों का कम उपयोग करना। मरुस्थलीकरण के कारण जलवायु की कठोरता, उच्च तापमान है, कम वर्षा हो रही है दोस्तों, हमारा मरुस्थलीकरण यही तो है। वनस्पति का अभाव है, वनोन्मूलन हो रहा है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, अनियंत्रित पशुचारण है, भूस्थल में गिरावट है, लगातार सूखा पड़ना, वायु अपर्दन में वृद्धि दोस्तों होनी, यह सर्वाधिक मरुस्थलीय कारण हो जाएंगे। स्वयं या जल अधिकता की समस्या दोस्तों, यह भी हमने भौतिक प्रदेश में पढ़ा था। मरुस्थल में जमीन नीचे चूने का विस्तार है, जिसके कारण नहरों व नदियों का पानी जमीन के अत्यधिक गहराई तक नहीं जा पाता, जहां दलदल की समस्या स्वयं जल अधिकता कहलाती है दोस्तों। यह आपका स्वयं है, यानी नीचे क्या है, चूने की परत पाई जाती है जमीन में, जहां पर सर्वाधिक चूना है, सर्वाधिक चूने की परत है दोस्तों, वहां पर पानी नीचे नहीं जाएगा, तो नदियों का पानी या नहरों का पानी दोस्तों जो जमीन के अंदर जाएगा वो अपना धरातल में नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से पानी इकट्ठा हो जाएगा, वो अपना सोख नहीं पाएगा, जिस वजह से आपकी जल अधिकता की समस्या हो जाती है। पारिस्थितिक नहरों द्वारा सिंचाई में परिवर्तन आ रहा है दोस्तों। स्वयं की सर्वाधिक प्रभावित जिला हनुमानगढ़ और गंगानगर है। हनुमानगढ़ का बड़ोपल, भगवान दास, दहियादास, गंधेले गांव सर्वाधिक है सेम की समस्या से है। सेम की समस्या को रोकने के लिए सफेदा लगाना दोस्तों। सफेदा क्या दोस्तों, वनस्पति नाम क्या है दोस्तों, मैंने भौतिक प्रदेश में नहीं बताया क्या आपको, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, मैं भूल गया दोस्तों, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, भूला तो नहीं हो वैसे। अच्छा, यूकेलिप्टस दोस्तों ना, सफेदा का वैज्ञानिक नाम नोट कर लेगा, यूकेलिप्टस दोस्तों। इन्हें भौतिक प्रदेश में भी मैंने नहीं बताया था, यहाँ पर बता दिया आपको, ताकि आपको पूछे तो एग्जामिनर याद रखना। यूकेलिप्टस दोस्तों, मैं साफ लिख देता हूँ कि यहाँ पे कलर चेंज करके बढ़िया लिख दो बेटा आप, ताकि आप भी क्वेश्चन वास्तव में, ये देखो यूके लिप्टस, बस अब तो समझ लेना बेटा, इतनी मेरी राइटिंग भी अच्छी नहीं है। चलिए, मृदा का गुण, मृदा का पीएच मान 7 से कम हो तो तब क्या हो जाती है, मिट्टी क्षारीय सॉरी अम्लीय हो जाती है। यानी पीएच दोस्तों, ये पीएच स्केल है, ये 7 से कम हो तो एसिड हो जाएगी, और सर्वाधिक होगी दोस्तों तो क्षारीय हो जाएगी, एल्काइन हो जाएगी, और बीच में होगी नेचुरल होगी। ये पीएच स्केल है। यानी दोस्तों अम्लीय होगी तो दोस्तों चूने की मात्रा उसके अंदर कम है, और 7 से अधिक होगी तो मिट्टी हो जाएगी क्षारीय और लवणीय होगी दोस्तों। इसके लिए जिप्सम उपचार है दोस्तों, ठीक है ना। और मृदा का पीएच मान उदासीन होगा, 7 ना तो क्षारीय होगी और ना ही अम्लीय। और अम्लीय मिट्टी के समाधान के लिए चूने का दोस्तों प्रयोग करें। यानी दोस्तों किसका प्रयोग करें, अम्लीय मिट्टी के समाधान के लिए चूने का प्रयोग। राजस्थान के पश्चिम भाग में जोधपुर, पाली, लवणीय की समस्या सर्वाधिक प्रभावित है। किसका प्रयोग करोगे, चूने का प्रयोग करोगे।
अम्लीय होगी, क्षारीय होगी तो जिप्सम का। लवणता व खारापन की क्षारीयता की समस्या के लिए जिप्सम का प्रयोग करेंगे। मिट्टी के निचले स्तर से ऊपर की ओर जल का रिसाव को मिट्टी अम्लीय व क्षारीय हो जाती है। मृदा पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व है जैविक, कार्बन, फॉस्फोरस, पोटास। द्वितीयक की बात करें सल्फर, जस्ता, लोहा, तांबा, मैग्नीज, बोरॉन। और मृदा के मुख्य घटक की बात करें खनिज का कण, ह्यूमस, जैविक खाद, जल तथा वायु दोस्तों। और मृदा शब्दावली हकत बकत का अर्थ है सिंचाई कृषि के लिए उपयुक्त भूमि दोस्तों, यानी सिंचाई कृषि के लिए भूमि है उसे क्या कहते हैं आपकी। अच्छा लाइट और चली गई क्या, इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया ना। चलिए अब तो दोस्तों थोड़ी बहुत ये लास्ट स्लाइड है ना। हकत बकत सिंचाई कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। बंजर भूमि की बात करें बेकार भूमि जिसमें कृषि ना हो। राजस्थान में सर्वाधिक बेकार भूमि की बात करें जैसलमेर, राजसमंद और बीकानेर में है। प्रति भूमि का अर्थ होता है दोस्तों इसमें भूमि का उपजाऊपन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा 1-2 वर्ष के लिए खाली छोड़ी गई भूमि को क्या कहते हैं प्रति भूमि। समझ में आया क्या। चलिए यहां पर होता है राजस्थान के जो मृदा है वो समापन। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था इसलिए मैंने एक क्लास के अंदर निपटा दिया दोस्तों, ठीक है। 1-2 बार इनकी शब्दावली वगैरह जो आपकी चीजें एक बार नोट्स के माध्यम से पढ़ लेना ताकि आपको रिवीजन हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच।